हाय एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। मैं हूं श्रेया। एक बार फिर आप सभी का हमारी एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बिना टाइम को बर्बाद किए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बेयर डिस्कवर्ड, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट। ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर काम किया था जेनेटिकल इंजीनियरिंग पर, जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बेयर ने डिस्कवर्ड किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को 1973 में। अब आपको पहली ये वाली लाइन तो याद रखनी पड़ेगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? ये की थी आपके दो वैज्ञानिकों ने, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स को इंजीनियर किया जाता है, कटिंग की जाती है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग हेल्प टू इम्प्रूव स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारी जेनेटिकल इंजीनियरिंग है वो मदद करती है इम्प्रूव करने में किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुणों को, थ्रू जीन ट्रांसफर एंड मॉडिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है? जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है या फिर जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जिससे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाया जा सके या फिर कम किया जा सके। वैल्यूएबल टूल फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए थेरेपी है, इसका आज के टाइम में सबसे अच्छा जो रोल यूज किया जा रहा है वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सीड्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, से हम बड़ी आसानी से किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसीज का पता लगा सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, हम मेडिकल ट्रीटमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में ड्रग की डिलीवरी भी कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बोला जा रहा है टिश्यू कल्चर के बारे में, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या है टिश्यू कल्चर? आओ चलो इसके बारे में भी छोटी छोटी बातों को डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जितने भी हमारे ग्रोइंग टिश्यूज हैं, जितने भी हमारे बढ़ने वाले ऊतक हैं, अपकमिंग नए पैदा होने वाले ऊतक हैं, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? उससे प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी को बेटर करेंगे, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो। हम टिश्यू कल्चर के थ्रू बड़ी आसानी से किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की बीमारी को खत्म कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ह्यूमन के ऑर्गन के डिसीज को पता लगा सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए टिश्यू कल्चर या फिर स्टेम टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी। क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी, ये एक नाम है। वैज्ञानिक थे एक जिनका नाम था जॉर्ज कोहलर, कैसर मिलस्टीन, नील्स जर्ने। ये तीन ऐसे दोस्त थे, वैज्ञानिक थे, पर पियोनियर, जिन्होंने क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था हाइड्रोनोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। दीज आर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोटीन्स। ये क्या है? ये आपके जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये रिस्पॉन्सिबल है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए, इम्यूनिटी प्रोटीन के लिए, विच एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज किए जाते हैं अगेंस्ट डिसीज, किसी डिसीज के लिए, और मेकिंग डायग्नोसिस किट, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का पता लगाने के लिए, प्रेगनेंसी की टेस्टिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन बी यूज एज बायोसिग्नल, और इसका इस्तेमाल एक बायोसिग्नल की तरह किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बोला क्या है? नॉर्मल प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ जीनोबायोटिक्स। जो हमारी नॉर्मल सी प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल जीनोबायोटिक्स में किया जाता है। जीनोबायोटिक्स का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, बोला गया नॉर्मल प्लास्टिक, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली प्लास्टिक है,
वो एग्जाम्पल है जीनोबायोटिक का। जीनोबायोटिक का मतलब वही जिसे हम लोग जीनोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। अब फॉरेन सब्सटेंस, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कोई एक फॉरेन बाहर का कण है जो कि क्या करता है, टू अ बायोलॉजिकल सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। दीज रेगुलर प्लास्टिक्स आर हजार्ड्स, ये जो हमारी रेगुलर प्लास्टिक्स हैं ये एक हजार्ड की तरह हैं, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक्स हैं सारी हमारी बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, एंड रिमेन इन इन्वायरमेंटल फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इन्वायरमेंटल में सस्टेन करती हैं ये। और जब कोई चीज लंबे समय तक इन्वायरमेंट में सस्टेन करेगी तो सीधी सी बात है वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और वो एक्ट करेगी किसी पॉल्यूटिंग एजेंट की तरह। बोला गया है कि जितनी भी हमारी सामान्य प्लास्टिक है जीनोबायोटिक्स हैं, जिनको हम जीनोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी जैविक प्रणाली के लिए ये एक विदेशी पदार्थ के रूप में काम करती है, किसी आउटर सब्सटेंस के रूप में काम करती है। ये नियमित प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है, क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती हैं, और जब लंबे समय तक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगी तो वो एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करेंगी, पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेंगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक को किस तरह से डिग्रेडेबल बनाने में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि बायोप्लास्टिक आर डिग्रेडेबल, जितनी भी हमारी बायोप्लास्टिक्स हैं ये सारी डिग्रेडेबल हैं और नॉट हार्मफुल, और ये हमारी हार्मफुल भी नहीं है, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। इट कैन बी यूज टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम पर्टिकुलर बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आसानी से डिग्रेड हो जाती है, और जब आसानी से डिग्रेड हो जाती है तो इन्वायरमेंट में लंबे समय तक नहीं रुकती हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाती हैं। इसी वजह से ये वो प्लास्टिक्स है जो कि प्लास्टिक वेस्ट का कारण भी नहीं बनती हैं और ना ही ह्यूमन हेल्थ को खराब करती हैं। दैट इज सफोकेटिंग द प्लांट, है ना, जो प्लास्टिक वेस्ट का कारण बनती हैं वो मिट्टी को सफोकेट करती है, वो प्लांट्स को सफोकेट करती है। तो इनसे बचाने के लिए हमने क्या किया है, प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको रिप्लेस किया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बायोप्लास्टिक से। नेक्स्ट बोला गया है आपसे ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, इनको हम किससे बनाते हैं, हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीमर यानी कि नेचुरल पॉलीमर की मदद से हम इनको बनाते हैं। अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि मैम नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, तो एग्रीकल्चर में पाई जाने वाली फसलों से निकाले गए पॉलीमर, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स होती हैं, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं, है ना, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, यस, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूरेट, ये सब भी तो आपके पॉली का मतलब ही क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं पॉलीमर के बारे में, है ना, जैसे रबड़ के पेड़ से हम रबड़ निकालते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक पॉलीमर है, और कैसा पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। अब हम बात करेंगे ब्लड सब्स्टिट्यूट के बारे में, क्या है ब्लड सब्स्टिट्यूट और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। बोला जा रहा सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड बाय न्यूसी एंड एब्राहम 1998 में दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था नूकी और दूसरे का नाम था अब्राहम। उन दोनों ने कृत्रिम रक्त का, है ना, आर्टिफिशियल ब्लड का संश्लेषण किया था। कैन ब्रिज द सप्लाई डिफ्लिक्ट ऑफ ब्लड, ये बड़ी आसानी से जो हमारे ब्लड होते हैं उसकी किसी भी कमी को दूर करने में मदद करती हैं। रिक्वायर फॉर ट्रांसफ्यूजन, जो कि ट्रांसफ्यूजन के लिए आवश्यक होता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए आवश्यक किसी भी कमी को पूरा करने के लिए न्यूकी और अब्राहम के द्वारा 1998 में एक कृत्रिम रक्त का आविष्कार किया गया था बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि जो हमारी रक्त संबंधित बीमारियां हैं उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बायो ब्लीचिंग के बारे में। क्या है बायो ब्लीचिंग, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बायो ब्लीचिंग का काम किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, चलो एक एक करके इसको देख लेते हैं।
इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेटल को बनाने का काम करता है ना, फ्रॉम देयर कोर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ऑब्टेन करता है किसी पर्टिकुलर लीच को। अब देखो ध्यान से सुनना, हम बात करें बायो लीचिंग के बारे में। ये कैसा प्रोसेस है, मेटल को ऑब्टेन करने वाला, जो मेटल को ऑब्टेन करता है कहां से करता है, अपने ओर से, ओर का मतलब होता है अयस्क से, ठीक है, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका उपयोग करके जब हम किसी अयस्क से किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं, किसी धातु को निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बायो लीचिंग। क्लियर, बोला जा रहा है सम बैक्टीरिया, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लाइक एसिडिथायोबैसिलस, है ना, एसिडिथायोबैसिलस, फेरो ऑक्सीडेंस, ऑक्सीडांस, ये आपका एक ऐसा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कि करेंटली यूज किया जा रहा है कॉपर और जिंक के एक्सर्शन में। किसमें, कॉपर और जिंक के एक्सर्शन में। कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इनको बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर धातु की पहचान करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर धातु को निष्कर्षित करने के लिए। किसका, एसिडिथायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट का। अब देखो इन कुछ पॉइंटर्स में कौन कौन से वो पॉइंटर हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। पहली चीज कि जो हमारी नॉर्मल प्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, जीनोबायोटिक्स, है ना, जेनोबायोटिक्स आपका किसका एग्जाम्पल है, बायोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जो कि क्या कर रहा है, नेचुरल प्लास्टिक को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, जेनोप्लास्टिक। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल ब्लड, सॉरी आर्टिफिशियल ब्लड बनाया था वो किसने बनाया था, तो न्यूसी और अब्राहम ने बनाया था। फिर बायो लीचिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बायो लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की मदद से, किसी बैक्टीरिया की मदद से, किसी जीव की मदद से हम किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसे हम बायो लीचिंग कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बोला जा रहा है कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडल, इसका आसानी से यूज किसी भी धातु के आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने के लिए और निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चे अब टॉपिक है हमारा क्लोनिंग, इसको मैं डेप्थ में आगे विद मैकेनिज्म बताऊंगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़नी है, तो एक बार हम बस समझ लेंगे कि हमारा क्लोनिंग होता क्या है। ध्यान रखना क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्रिएट करती है डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म को, है ना, डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है, उसके जैसा दिखने वाला, उसके जैसा जीनोटाइप और फिनोटाइप वाले किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को बनाया जाता है, और एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और ये किसी तरीके के बॉडी का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं थेरेपेटिक क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म है सिमिलर जीन्स, जितने भी हमारे क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म हैं इनके पास सिमिलर जीन होता है, बिल्कुल उनके पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनके रियल पेरेंट्स का होता है। वहीं पर वेरी यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और इनका जो यूज है वो जनरली कब किया जाता है, जब हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं, एज रिजेक्शन रेट इज मिनिमल, जिससे कि कम से कम रिजेक्शन रेट को अपनाया जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोन ऑर्गन विल नॉट रिजेक्टेड बाय बॉडी, जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लोन ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारी बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है। कैसे रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम ही रहेंगे ना, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओन बॉडी एंड सेल एंड हैविंग जीन्स, यानी कि क्योंकि जो ऑर्गन है उसमें जीन्स भी सेम ही है ना, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो सेल्स हैं वो भी सेम है, इसकी वजह से हमारी बॉडी किसी भी क्लोन ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि अगर कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी से ऐसे ही हमने कोई ऑर्गन लिया है तो कई बार उसे रिजेक्ट कर देती है।
एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक शीप बनाई थी जिसका नाम था डॉली शीप। ये हमारे दुनिया की पहली ऐसा ऑर्गेनिज्म थी जिसको क्लोन करके बनाया गया था, क्लोन स्पीशीज। अब हम बात करेंगे फूड एंड बेवरेज के बारे में। फूड एंड बेवरेज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतने में किसी भी का भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। बोला जा रहा है फूड एंड बेवरेज के बारे में। फूड एंड बेवरेज में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पर पहले नजर डालेंगे। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग किण्वन तकनीकी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से किण्वन तकनीकी के नाम से जानते हैं। कैसी तकनीकी है ये एक ऐसी तकनीकी है जो कि विभिन्न वैरायटी के उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि वाइन हो गया, जैसे कि चीज हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है डिफरेंट न्यू हाइब्रिड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारी डिफरेंट हाइब्रिड बायो प्रोडक्ट्स हैं, समकर उत्पाद है, उनको उत्पादित किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी हैज आल्सो इनेबल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है वो इनेबल की जा सकती है किसके द्वारा, विभिन्न जो विटामिन है उनके प्रोडक्शन के लिए और उनकी अमाइनो एसिड और विनेगर के द्वारा। यानी कि हम जैव प्रौद्योगिकी में किसी विटामिन का इस्तेमाल करके, किसी अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके, किसी सिरका का इस्तेमाल करके भी बायोटेक्नोलॉजिकल चेंजेस को रूप दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है बायो रीमेडिएशन क्या होता है। बायो रीमेडिएशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं टू रिक्लेम, है ना, फिर से क्लेम करने के लिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट बाय पॉल्यूटेंट। जो हमारे किसी भी प्रदूषक की वजह से इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, इन्वायरमेंट इंपैक्ट हुआ है, उसको रीप्लान करने के लिए, उसको फिर से ठीक करने के लिए हम जब किसी बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की मदद से रेमेडी निकालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बायो रीमेडिएशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूज ऑफ ऑयल ज़ैपर। यूज ऑफ ऑयल ज़ैपर क्या करता है, ऑयल ज़ैपर ऑयल स्पिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जितने भी हमारे ऑयल ज़ैपर है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा तेल फैल गया, तेल का जो रिसाव पानी में हुआ है, समुद्र में हुआ है, उसको साफ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ऑयल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करने के लिए हम कुछ बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रोसेस को ऑयल ज़ैपर कहा जाता है। जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर आपको ध्यान होगा,
इसने आसपास की मिट्टी में क्या किया था, टॉक्सिक को फैला दिया था, यानी कि पूरे समुद्र में तेल तेल हो गया था, पूरे समुद्र पॉइजनस हो गया था, जिस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो आपकी ऑयल स्पिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और ऑयल स्पिलिंग जो हमारी की जाती है ना, यानी कि जो ऑयल जैपर है वो आपका किसके थ्रू किया जा रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू। चलें, अब सुनो, बोला क्या है कि जो हमारी चार्नोबिल दुर्घटना थी उसमें क्या हुआ था, जो हमारा सॉइल है, मिट्टी को पूरी तरीके से विषैला बना दिया था, किसने, टॉक्सिन्स ने। सनफ्लावर वर प्लांटेड इन दिस एरिया, उस समय पर उस क्षेत्र में सूरजमुखी के पेड़ों को लगाया गया था। क्यों, क्योंकि जो ये सूरजमुखी के पेड़ हैं ये उस जगह की मिट्टी में से जितने भी यूरेनियम था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्लियर, इतनी इस बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ, फिर हम आपको आगे की बातें बताएंगे। करें एक्सप्लेन। अब देखो, कुछ बातें हैं यहाँ पर जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि चारनोबिल डिजास्टर था क्या, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हुआ क्या था, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड चीज है बट ठीक है, आपके टॉपिक आया है, एग्जाम्पल में आया है, तो यहाँ पर ये भी नॉलेज हम लेते हुए चलेंगे। चारनोबिल डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, क्या है ये चारनोबिल डिजास्टर, बताओ। देखो, चार्नोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, कहां पर, यूएसएसआर में, है ना, सोवियत संघ में हुआ था। और ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये आपका किस चीज के लिए, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन में एक हमारा क्या था, पावर प्लांट था, पावर प्लांट का रिएक्टर था जिसका नाम था रिएक्टर नंबर 4। और ये ना पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, विस्फोट हो गया था, ये मतलब फट गया था अचानक से। जब ये फट गया था उस टाइम पे क्या हुआ था, बायो रेमेडी सॉरी क्या कहते हैं, इस टेक्निक को अपनाया गया था जो कि हम स्पिलिंग की टेक्निक को अपनाते हैं। तो रिएक्टर नंबर 4 से बहुत सारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, और जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारा रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर फैल गया था, तो इसी रेडियो एक्टिव को खत्म करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए यहाँ पर सूरजमुखी के पौधों को खूब सारा पौधे लगाए गए थे, जिससे कि वहाँ पे जितने भी विषैले तत्व हैं मिट्टी के अंदर जो अवशोषित हो गए हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आपको ये भी ध्यान होगा 2019 में इसी के नाम पर एक सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज आई थी जो इस पूरी कहानी को बता रही थी। अब हम बात करेंगे बायोफ्यूल के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट पर हमें डिस्कशन यहाँ पर कर लेना चाहिए जो कि है ऑयल जैपर पर बेस्ड, है ना। देखो, ये बात तो हमको पता ही है कि हम ऑयल जैपर जिसकी बात कर रहे हैं ये वही टेक्नोलॉजी है, मैं सेकेंड, हाँ, ऑयल जैपर ये वही टेक्नोलॉजी है कि मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ उसके बारे में। ऑयल जैप करना, कटान करना, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, किसी बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, किसी एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, जो पानी में से ऑयल को, जो ऑयल की स्पिलिंग जो हुई है उसको डिग्रेड करने का काम करता है ना। अब ये जो डिग्रेड हो रहा है ये कौन क्या करेगा, ये इसको खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे 80% हमारा मरीन ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे भी
हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी ऑयल वेपर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो मुंबई कोस्ट है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। साथ में हमारा गुजरात पोर्ट के पास में कोस्टल रीजन जो है वहां पर भी हम इस पर्टिकुलर ऑयल वेपर का इस्तेमाल करते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है बायोफ्यूल के बारे में, है ना। बायोफ्यूलिंग क्या है, बायोफ्यूल आर द फ्यूल, एक फ्यूल है जनरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाने का काम करते हैं। एंड रिन्यूएबल ऑफ द सोर्स मटेरियल इज प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंटली, और ये रिन्यूएबल भी है, नवीन करणीय भी है। हमारे देश में आज के समय में बहुत यूज किया जाता है एक ऐसा ईंधन जो जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, जो कि आपका कैसा है, रिन्यूएबल है, जिसको फिर से पैदा किया जा सकता है। इफ द सोर्स मटेरियल इज प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंटली, अगर हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो लगातार प्रोवाइड हो पाए तो हम बहुत तेजी से आसानी से इस पर्टिकुलर बायोफ्यूल को बना सकते हैं। जैव ईंधन जैव प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला ईंधन है, जो कि एक अक्षय ईंधन है अगर स्रोत सामग्री आसानी से प्राप्त हो। सेकंड बोला जा रहा है वेरी यूजफुल फॉर कंट्री, जो हमारा देश है उसके लिए बहुत यूजफुल होता है, लाइक इंडिया जैसे कि भारत में। एज रॉ मटेरियल की तरह। इज एबंडेंट, ये आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिफिशियंसी, ये हमारी आसानी से जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको कम करता है। एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंजेस, और जितने भी हमारी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनको कम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि या तो हम फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन बेस्ड फ्यूल को यूज करके पॉल्यूशन को बढ़ा के अपने इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर ले, या फिर हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके हम लेस एमिशन के साथ में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। अब बोला जा रहा है कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी अफेक्टिंग द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आज के समय में अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी विश्व के न जाने कितने ऐसे वर्टिकल्स हैं जिनको अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीधे शब्दों में बोला जाए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो हमारे छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर, माइक्रो लेवल पर और माइक्रोन लेवल पर, दोनों तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, स्पान के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम फूड टू फ्यूल, चाहे हम खाने की बात कर लें, चाहे हम ईंधन की बात कर लें, चाहे हम किसी पर्टिकुलर बीमारी से बचने की बात कर लें, हर तरह से बायोटेक्नोलॉजी आज के समय पे सबसे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। फ्रॉम फूड टू फ्यूल, क्योर टू क्लोनिंग, यानी कि हमें कोई बीमारी का पता है, किसी पर्टिकुलर डिसीज को सिक्योर करना है, क्योर करना है, तो हम क्लोनिंग, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी बीमारी को, किसी डिसीज को खत्म कर सकते हैं। लाइफ टू लाइवेबल इन्वायरमेंट, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो जीने के अनुकूल हो, लाइफ के लिए अनुकूल हो, जहाँ पे हम किसी की लाइफ साइकिल को बढ़ा सके, किसी को जीने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। तो ये सब चीजें आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट बोला गया इट हैज गिवन अस स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट इन दोज एरिया इन विच earlier we are bound to accept like 3 parent baby it is। आपको पता ही होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ ना कुछ एडिटिंग की, कुछ ना कुछ नई रिसर्च की हमेशा डिमांड बनी ही रहती है ना। एक सेकेंड। हाँ, इट हैज गिवन अस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ दोज एरिया, ये उन एरिया की इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप रखता है जहां पर किसी तरीके की बाउंड्री सेट है। जैसे कि हेरिडिटिकल डिसीज का आज तक बोला जाता था कि हम इन डिसीज को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 पेरेंटल बेबी बनाकर इस बात को सिद्ध कर दिया गया है। दिस इज नॉट 3, दिस इज 3, है ना, थर्ड।
3 पेरेंटल बेबी बनाकर इस बात को सिद्ध कर दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी किसी भी हेरिडिटिकल डिसीज को भी खत्म कर सकते हैं। इट हैज गिवन अस होप टू एड्रेस मॉडर्न सोसाइटी इश्यूज। ये हम बायोटेक्नोलॉजी हमको इस बात की होप देता है कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, हम उनको आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खत्म कर सकते हैं। चाहे वो हम पॉल्यूशन की बात कर लें, चाहे वो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, चाहे हम फॉसिल फॉइल के यूज की बात कर लें, ये सब वो बेसिक इश्यूज हैं जो कि हमेशा से ह्यूमन इन्वायरमेंट में बने ही रहे हैं और उनको खत्म करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, बायो रिमेडिएशन में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमारे इन्वायरमेंट की रेमेडी करते हैं। वहीं पर बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो हमारे इन्वायरमेंटल एमिशन है उनको कंट्रोल किया जा सके। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, जब इतनी सारी बातें कर ही ली हैं तो कुछ बातों पे हम बात कर लें। जैसे कि मैंने ऑयल स्पिलिंग की बात करी थी, वहीं पीछे वाले स्लाइड पर चलें क्या, जिससे कि वहीं मैं लिख दूंगी। हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे ऑयल स्पिलिंग के बारे में। अब ऑयल स्पिलिंग का मैं आपसे कहूँ कि किस कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑयल स्पिलिंग के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? बायो रिमेडिएशन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो हमारे बायो रिमेडिएशन ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला नाम लिखते हैं जिसको बोलते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास है ना, सूडोमोनास फुटीडा, फुटीडा। नेक्स्ट, सेकंड हमारा एक ऐसे ही होता है जिसे हम बोलते हैं एल्केनिवोरेक्स। क्या बोलते हैं? एल्केनिवोरेक्स। अब ये जो एल्केनिवोरेक्स है इसी का पूरा नाम होता है एल्केनिवोरेक्स वोरकुमेनेसिस। एल्केनिवोरेक्स वोरकुमेनेसिस, वोरकुमेनेसिस। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर एक और हमारा बहुत फेमस बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है बैसिलस सबटिल्स। बैसिलस सबटिल्स। ठीक है, चौथे नंबर पे एक और हमारा ऐसी बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोकोकस इरिथ्रोपोलिस। क्या बोलते हैं? रोडोकोकस इरिथ्रोपोलिसिस। इरिथ्रोपोलिसिस। ठीक है, ये हो गए चार। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, और देख लेते हैं। ये कुछ फंस रहा है गाइस, 2 सेकंड दो। बंद करना पड़ेगा इसको। क्या चल रहे थे हम लोग? अब नेक्स्ट होगा एसिनेटोबैक्टर।
पता नहीं ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्या हो जाता है इसमें, ये फिर से रुक गया। एक होता है एसिनिटोबैक्टर और एक होता है मरीनिटोबैक्टर, ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखेंगे। फिर मैं बताऊंगी आपको फंगी के बारे में। 2 सेकेंड। हो रहा है ये, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। फिंगर से करके नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है इस बोर्ड में। सेम प्रॉब्लम, अब की बार हम लोग करेंगे ही नहीं इसे। पूरा ऑफ करने की डिमांड कर रहा है, जो कि हम लोग नहीं करेंगे ऑफ।
सारी स्लाइड अजीब, पता नहीं गाइस सारी स्लाइड इधर उधर कहाँ चली गई के अंदर, मुझे फिर से इसको अपलोड करना पड़ा। तो सेव कर देती हूँ मैं, फिर दूसरा कर देती हूँ। ऑलराइट, क्लोनिंग मैंने करा दी थी। हम लोग बात कर रहे थे बायो रीमेडिएशन के बारे में, ऑयल स्पिलिंग के बारे में। टोमेटो को हाँ, ये था बायो रिमेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको बात बताई थी ऑयल जिपर। हाँ, तो चलो यहीं पर ऐड करते हैं कुछ पॉइंटर्स को जो मैं आपके लिए बता रही थी। मैंने कुछ नाम बताए थे, एक एक करके फटाफट से लिख देती हूँ।
ये सारे वो नाम हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा आपका। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज नेम? ठीक, चलो बाकी तो मैंने लिख ही दिए थे, पर फिर भी फटाफट फटाफट लिख देती हूँ। एक तो था मरीनो बैक्टर जो कि हमारा रह गया था, मरीनो बैक्टर। दूसरा था एसिनोबैक्टर। ठीक है, तीसरा था रोडोकोकस। एरिथ्रोफाइल। ऑलिस। ठीक है, चौथा था बैसिलस सब्टिलस। पांचवा था एल्केनिवरस। पोरक्यूमिनस मेनिसिस। पोरक्यूमेनिसिस, है ना। छठा था स्यूडोमोनास पुटीडा। ठीक, यस, तो ये टोटल 6 थे। आई होप अब की बार ये ऐसा ना करे, वरना तो बड़ा खराब होगा मेरा। हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ फंगी के बारे में जो कि ऑयल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी फंगी है? पहला नाम है इसका फंगी का, नंबर 1 एस्परगिलस नाइगर। दूसरा नाम है पेनिसिलियम। तीसरा नाम है कैंडिडा ट्रॉपिकलीज। ठीक है, तो ये आपके 3-4 फंगीज हैं जो कि ऑयल स्पिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये आपको ना यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के रूप में याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बायोफ्यूल, मैंने आपको करा दिया था, उससे लेना देना अब है नहीं हम लोगों का। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस, क्लोनिंग मैंने आपको बता दी थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। बायो रिमेडिएशन, बायोफ्यूल की बात मैं आपसे कर रही थी। चलो अब हम यहाँ से बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो रिक्वायर्ड एरिया है, उन सबको इम्प्रूव करने में बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा यूज है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी हेरिडिटिकल डिसीज को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी को के थ्रू 3 पेरेंटल चाइल्ड बनाया, बच्चे की हेरिडिटी डिसीज माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को खत्म किया। इट हैज गिवन अस होप टू एड्रेस मॉडर्न सोसाइटी। ये एक बड़ी होप है मॉडर्न सोसाइटी के लिए कि हमें चाहे पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो, हमें चाहे क्लाइमेट प्रॉब्लम हो, हमें चाहे फॉसिल फॉयल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हम उसे बड़ी आसानी से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन के लिए बायो रिमेडिएशन और बायोफ्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक बायो माइनिंग।
बिल्कुल उसी तरीके से हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है जिसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उनमें हम बायो माइनिंग की मदद से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माइनिंग को कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोसेस को अपना सकते हैं। एवर इंक्रीजिंग स्कोप वी ग्रो मोर, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखा जा सके। प्यारे बच्चे, ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की थी बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कहना चाहिए वर्टिकल के बारे में। इतने में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो, अब जब यहाँ पर हमने बात करी है बायोफ्यूल के बारे में, तो लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ पॉइंटर मैं बायोफ्यूल के भी आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको पता रहना चाहिए कि बायोफ्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पर बात करी थी बायोफ्यूल के एग्जाम्पल के बारे में। कौन कौन से बायोफ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं, आओ चलो उस पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, हमारा आता है बायो इथेनॉल। सबसे पहले बायो इथेनॉल आता है जो कि भी करेंटली न्यूज में भी बना हुआ है। अच्छा, ये जो बायो इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, ये वो पर्टिकुलर बायोफ्यूल है जिसको हम लोग शुगर केन से, है ना, जिसको हम लोग शुगर केन से यानी कि जो गन्ने की फसल होती है उससे, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कॉर्न से, मैज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये वो रीजन्स हैं जहां से इसे बनाया जाता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसे ब्लेंड किससे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल में। ब्लेंडिंग किस में होती है, पेट्रोल में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो करेंट अफेयर का एग्जाम्पल है E20 फ्यूल। ये आपका इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है। क्लियर, पहला हो गया। अब दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट अफेयर बेस के लिए भी और इसके लिए भी। दूसरा हमारा है जिसे हम बोलते हैं बायोडीजल। बायोडीजल, अब ये जो बायोडीजल की हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, बायोडीजल, ये जो हम बायोडीजल की बात कर रहे हैं, ये किससे आता है, ये आता है आपके वेजिटेबल फ्यूल से। वेजिटेटिव फ्यूल से, एज लाइक वेस्ट, जितने भी हमारे सूखे पत्ते हो गए, गार्बेजेस हो गए, कहना चाहिए किचन गार्बेजेस जिसे बोला जाता है। तीसरा हमारा आता है बायो लिक्वर्स, जैसे कि इन्हीं को हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, इन्हीं को दूसरे नाम में बोलते हैं बायो ल्यूब्रिकेंट्स। अब ये जितने भी हमारे बायो ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, इनको हम कैसे बना रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रबर टी से एक लिक्विड निकलता है, एक गोंद निकलता है ना। तो जो रबर ट्री है उसके सिक्रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अरबी होती है ना, अरबी वेस्ट से, ठीक। तीसरा कटहल होता है ना, कटहल, कॉर्कस, कॉर्कस जम से आपका बनाया जाता है बायो लिक्वर्स या फिर बायो लुब्रिकेंट्स। अब ये हमारे सारे हो गए बायोफ्यूल्स के एग्जांपल, जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बायो रिमेडिएशन बता दिया, बायोफ्यूल बता दिया, बायो माइनिंग बता दी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी हमारा नेचुरल या फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी है या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कंटामिनेट जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया, उसी चीज को सेम वही चीज, सेम वही फंक्शनिंग को कैसे बना दिया गया, बायोलॉजिकल बेसिस पे बना दिया गया, नेचुरल बेसिस पे बना दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसको डिकम्पोज किया जा सके, आसानी से उसको डिग्रेड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट में वो स्टेबल ना रहे, जल्दी से जल्दी उसका प्रेजेंस खत्म हो जाए, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को प्योर रख पाए। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक थैंक यू, लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेक्चर कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक फीडबैक मेरे टीचिंग स्किल को इनहांस करने में मदद करता है। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीक। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।